मैंने 15 तारीख को मीनाक्षी और मिस्टर पांडे से कहा कि मैं सोमनाथ जी के मंदिर की यात्रा करने को जा रहा हूँ। 2-1 दिन में जाऊंगा और वहाँ 2 दिन मंदिर में भगवान सोमनाथ की पूजा करूंगा। मुझे महावीर भगवान ने हुक्म दिया है कि वहाँ जाऊं और फूल माला चढ़ाऊं। मीनाक्षी और मिस्टर पांडे ने फरमाइश की कि मैं उनके लिए भी वहाँ प्रार्थना करूं। अब मैं एक एक दिन गिन गिन कर गुजार रहा था। आखिर मेरी रवानगी का वक्त आ गया। मैं 17 तारीख को दोपहर को अहमदाबाद से बज़ाहिर सोमनाथ के मंदिर के लिए और हकीकत में भोपाल जाने के लिए रवाना हुआ। एक रात और एक दिन सफर में गुजरा। 18 तारीख की शाम को मैं भोपाल में था। वहाँ रेलवे स्टेशन के करीब जो मामूली सा होटल था, वहाँ एक कमरा लेकर ठहर गया। अब मुझे अपने स्पाई मास्टर करीम भाई का इंतजार था। उसी रोज रात के वक्त करीम भाई भी आ गया। उसने होटल के रजिस्टर में से मेरे कमरे का नंबर मालूम कर लिया। रात काफी गुजर चुकी थी कि उसने मेरे कमरे की दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने दरवाजा खोला तो करीम भाई अंदर आया। उसने पुरानी सी ठंडी जैकेट और उसी कलर की जीन्स पहनी हुई थी। उसके हाथ में एक लिफाफा था। अंदर आकर कहने लगा, इस लिफाफे में तुम्हारी जैकेट और पतलून है। ये जैन भक्तों वाले कपड़े उतार कर पतलून जैकेट पहन लो। अपने खद्दर के कपड़े इसी लिफाफे में बंद करके पलंग के नीचे रख देना। होटल वालों से कह देना कि तुम अपने माता पिता से मिलने झांसी जा रहे हो। कमरे का 3-4 दिन का एडवांस किराया भी अदा कर देना। कह देना कि तुम्हारे वापस आने तक कमरा बंद रहे। मैं भी ऐसा ही बहाना बनाकर जहां से निकलूंगा। कमरे की चाबियां हमारे पास ही रहेंगी। मिशन मुकम्मल हो जाने के बाद अगर हम जिंदा रहे तो इसी होटल में आकर तुम अपना लिबास तब्दील करके वापस अहमदाबाद रवाना हो जाओगे। हम सुबह 6 बजे मडघाट जाने के लिए यहाँ से निकलेंगे। अब तुम आराम करो। वो चला गया। मैंने दरवाजा बंद करके खद्दर का कुर्ता पाजामा उतार कर गहरे नीले रंग की पुरानी जीन्स पहनी, जैकेट पलंग के पास ही रख दी और बिस्तर पर लेट गया। छूटे क्लॉक पर मैंने सुबह 5 बजे का अलार्म लगा दिया। ठीक 5 बजे सुबह अलार्म बजने लगा। मैंने उठकर मुंह हाथ धोया, जैकेट पहनी और नीचे आ गया। काउंटर पर रात की ड्यूटी वाला मुलाजिम मौजूद था। मैंने उसी से कहा कि मैं अपनी माता जी से मिलने झांसी जा रहा हूँ। 2-3 दिन में वापसी होगी। कमरे में मेरा सामान पड़ा है, उसे कोई ना खोले। उसके साथ ही मैंने 4 दिन का किराया और ऊपर 100 रुपए मुलाजिम को इनाम के तौर पर दिए। वो बेहद खुश होकर कहने लगा, सर आपका कमरा बिल्कुल बंद रहेगा, कोई फिक्र ही ना करें। मैं होटल से बाहर आकर एक तरफ ओट में खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि करीम भाई भी मेरे पास आ गया। कहने लगा, स्टेशन पर चलकर नाश्ता करेंगे। भोपाल का स्टेशन बड़ा बारौनक स्टेशन था। शहर भी मुसलमानों की तारीखी रिवायात का हामिल है। ये कभी मुसलमानों की बड़ी मशहूर रियासत थी, मगर कांग्रेस हुकूमत के वजीर दाखिला पटेल ने जब हिंदुस्तान की सारी रियासतों को खत्म किया तो रियासत भोपाल का सूरज भी गुरूब हो गया। शहर हमेशा से इल्मी अदबी सरगर्मियों का मरकज रहा था, मगर अब वहाँ हिंदू कल्चर की छाप रोज बरोज गहरी होती जा रही थी। इंदिरा गांधी की हुकूमत रियासत भोपाल में मुसलमानों की रिवायात को मस्ख कर रही थी और मुसलमानों पर तरक्की के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए थे। भोपाल स्टेशन से हमारे होते हुए 2-3 गाड़ियां झांसी दिल्ली की तरफ गईं, लेकिन उनमें से कोई भी मडघाट के वीरान स्टेशन पर नहीं ठहरती थी। आखिर रात के 1 बजे हमें एक पैसेंजर ट्रेन मिली जो उस स्टेशन पर थोड़ी देर के लिए रुकती थी। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता चलती रही। मडघाट का स्टेशन वहां से ज्यादा फासले पर नहीं था, मगर उस पैसेंजर ट्रेन ने पूरे 2 घंटे के बाद हमें वहां पहुंचाया। स्टेशन पर सिवाय हम दोनों के और कोई मुसाफिर न उतरा। स्टेशन पर हू का आलम था। अमला गायब था। दफ्तर बंद था। प्लेटफॉर्म पर जो 3-4 खंबे लगे हुए थे उनके बल्ब रोशन थे। मैंने देखा कि उस रोशनी में रेलवे लाइन प्लेटफॉर्म के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक साफ नजर आ रही है। गाड़ी हमें उतार कर आहिस्ता आहिस्ता चलती आगे निकल गई। हम एक तरफ होकर खड़े हो गए। करीम कहने लगा, इस रोशनी में हमें टारगेट ऊपर से साफ नजर आ जाएगा। चूंकि मिलिट्री ट्रेन में सिवाय एक डिब्बे के बाकी सारे डिब्बे मालगाड़ी के लगे होंगे, इसलिए इन डिब्बों में रोशनी नहीं होगी। प्लेटफॉर्म के खंभों की रोशनी हमारी मदद करेगी। चलो अब हम ऊपर चलते हैं। चारों तरफ पहाड़ियों में घिरे हुए इस वीरान स्टेशन पर हैबतनाक खामोशी तारी थी। हम पीछे से होकर टीले के चढ़ाई चढ़ते हुए स्टेशन से कोई 50-60 फुट की बुलंदी पर एक दूसरी पहाड़ी के दामन में आ गए। यही वो पहाड़ी थी जहां हमारी पनाहगाह थी। ये एक कुदरती गार था जो पहाड़ी के अंदर 15-20 फुट तक चला गया था। करीम भाई ने जेब से छोटी टॉर्च निकाल कर रोशन की। मुझे उसकी रोशनी में गार की दीवार के साथ एक बड़ा थैला लगा हुआ दिखाई दिया। ये काफी बड़ा थैला था। करीम ने टॉर्च मुझे थमाई और थैले का जिप खोल दिया। थैले में 2 रॉकेट लॉन्चर, 6 रॉकेट, 4 बड़ी मोमबत्तियां, 2 चीनी के मग और एक बड़े साइज की थर्मस बोतल थी। हमने सबसे पहले मोमबत्ती रोशन करके पत्थर पर लगा दी। मैंने रॉकेट लॉन्चरों और रॉकेटों को बड़े गौर से देखा। ये बिल्कुल नए रॉकेट लॉन्चर थे। लगता था किसी ऑर्डिनेंस डिपो से उड़ाए गए हैं। हमने थर्मस में से कॉफी निकाल कर पी। एक बड़ा डिब्बा बिस्किटों का भी थैले में से निकल आया।
कुछ बिस्किट खाए और अपने मंसूबे की तफसीलात पर गुफ्तगू करने लगे। बाजार में जो आदमी थैला रख गया था उसने पहले ही से जगह को साफ करके वहां नारियल की शाखों की एक सफ बिछा दी थी। हम सफ पर लेट कर सो गए। सुबह उस वक्त आंख खुली जब गार में दिन की रोशनी का गुबार फैला हुआ था। हमने थर्मस में से कॉफी निकाल कर पी, फिर करीबी दरिया पर जाकर मुंह हाथ धोया। वहां जो घास फूस की जो झोंपड़ा नुमा कैंटीन दरख्तों के नीचे बनी हुई थी वो बंद थी। करीम ने कहा ये दोपहर के वक्त खुलेगी, यहाँ से हमें खाने को कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। करीम भाई ने जेब से एक माचिस की डिब्बी के साइज का ट्रांसमीटर निकाल कर मुझे दिखाया और कहा इस ट्रांसमीटर पर हमारा आदमी हमें इत्तला करेगा कि गाड़ी देवलाली की गैरिजन से चल पड़ी है। ये 19 तारीख का दिन था। सारा दिन हमने उन पहाड़ियों में इधर उधर चल फिर कर माहौल का जायजा लेते गुजार दिया। झोंपड़े वाली कैंटीन खुल गई थी, वहां से हमने कुछ चावल और मछली खाई। रात को भी वहीं से खाना खाया। कैंटीन वाले को हमने यही बताया कि हमने यहाँ कटाई का ठेका लेना है और जंगल में दरख्तों का जखीरा देखने आए हैं। आखिर 20 तारीख का दिन तुलू हुआ। 20 तारीख की रात को 12 बजे के बाद असलहे से लदी हुई मिलिट्री ट्रेन ने देवलाली के फौजी गैरिजन की टॉप लाइन से जम्मू के लिए रवाना होना था। हम दरिया के घाट वाली झोंपड़ी कैंटीन के बाहर बैठे काफी देर तक अपने मंसूबे पर गौर करते रहे। हमने उस कमांडो एक्शन के एक एक पहलू पर गौर किया। बज़ाहिर ये कमांडो एक्शन बड़ा आसान और वाज़ेह था। एक मालगाड़ी में बहुत हल्की रफ्तार के साथ स्टेशन के खुले प्लेटफॉर्म पर से गुजरना था। हमने 50-60 फुट की बुलंदी से उस पर यके बाद दीगरे 6 रॉकेट फायर करने थे और फिर वहां से फरार होना था। लेकिन इस बज़ाहिर आसान एक्शन में कई मसाइल पोशीदा थे। पहला मसला तो ये था कि ट्रेन का शेड्यूल ही बदल गया हो, किसी वजह से ट्रेन की तारीख तब्दील कर दी गई हो। दूसरा मसला ये था कि ऐन मुमकिन है इसराइल से लिए गए नेपाम रॉकेट इस ट्रेन में न आ रहे हों। तीसरा मसला ये था कि ट्रेन को 2 इंजन लगे होंगे, मुमकिन है उसकी रफ्तार हमारे अंदाजे के खिलाफ ज्यादा तेज हो और हम मुतहर्रिक टारगेट पिछले 3-4 डिब्बों को बराह रास्त हिट न कर सकें। ये बहुत जरूरी था कि हम रॉकेट या तो गोला बारूद वाले या नेपाम रॉकेटों वाले डिब्बों को हिट करें। अगरचे मैंने मुतहर्रिक टारगेट को हिट करने की जबरदस्त ट्रेनिंग ले रखी थी, लेकिन इस बात का इम्कान मौजूद था कि जज्बाती हिजान में मेरा रॉकेट निशाने पर न लगे। 3 रॉकेट मुझे और 3 ही रॉकेट मेरे साथी करीम भाई ने फायर करने थे। इसके बारे में मुझे कुछ मालूम न था कि वो निशाने और ख़ास तौर पर मुतहर्रिक टारगेट पर निशाना लगाने में कितनी महारत रखता है। देवलाली से 20 तारीख की आधी रात को चली हुई मालगाड़ी ने हमारे हिसाब के मुताबिक 21 तारीख की शाम को मडघाट स्टेशन पर से गुजरना था। 21 तारीख की दोपहर को जबकि सूरज अभी भोपाल की जंगलाती पहाड़ियों के ऊपर ही था, मैं और करीम भाई अपने पहले से चुने हुए ठिकाने पर आकर बैठ गए। जो वस्ती हिंद के खतरनाक जंगलों का एक वीरान और खैराबाद इलाका था। हमने एक चट्टान की ओट में मोर्चा बना लिया था। नीचे 50-60 फुट की पथरीली ढलान मडघाट स्टेशन के प्लेटफॉर्म तक चली गई थी। प्लेटफॉर्म खाली पड़ा था, रेलवे लाइन भी खाली पड़ी थी। रॉकेट लॉन्चर और 6 के 6 रॉकेट हमारे करीब ही घास में पड़े थे। छोटा रेडियो ट्रांसमीटर करीम भाई के हाथ में था और वो बार बार उसे ऑन करके कान से लगाकर अपने उस साथी की आवाज सुनने की कोशिश करता जिसने एमुनेशन ट्रेन की देवलाली से रवाना होने की इत्तला हमें देनी थी, मगर उसकी कोई इत्तला हमें नहीं मिली थी। मैं परेशान था कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो गई हो, कहीं ट्रेन की रवानगी का शेड्यूल ना तब्दील कर दिया गया हो। मगर करीम भाई कोई खास परेशान नहीं था। वो यही कहता कि हमारा आदमी अगर कल किसी वजह से इत्तला न दे सका तो ऐन वक्त पर उसका सिग्नल जरूर मिलेगा, और उसका अंदाजा ठीक निकला। हमें चट्टान की ओट में आकर बैठे मुश्किल 10 मिनट गुजरे होंगे कि ट्रांसमीटर पर सिग्नल आने लगे। फिर कोड अल्फाज में किसी ने कुछ कहा। करीम भाई ने जवाब में कोड अल्फाज में कुछ कहा। ट्रांसमीटर बंद कर दिया और मेरी तरफ देखकर बोला, ट्रेन भोपाल के आउटर सिग्नल से रन थ्रू कर दी गई है। उस वक्त सूरज पहाड़ियों के पीछे हो रहा था। जंगल और ढलान के दरख्तों पर शाम का अंधेरा उतरने लगा था। करीम भाई के चेहरे पर खुशी के तासुरात थे। कहने लगा, हमारा आदमी देवलाली गैरिजन से ट्रेन की रवानगी का सुराग नहीं लगा सका होगा। मालूम होता है कि वहाँ सिक्योरिटी बहुत सख्त होगी। खैर अच्छा हुआ हमें ट्रेन की इत्तला मिल गई। अब हमारा वार खाली नहीं जाना चाहिए। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, इंशाल्लाह हम टारगेट मार लेंगे। हम पाकिस्तान, इस्लाम और कश्मीर के मुसलमानों की दुश्मन इंदिरा गांधी को बता देंगे कि मुसलमान जिंदा है, इस्लाम जिंदा है और उन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं दबा सकती। करीम भाई ने घास में चुबाए हुए रॉकेट लॉन्चर निकाल कर एक लॉन्चर मुझे दिया, एक अपने पास रख लिया और बोला, ये इस्लाम और कुफ्र की जंग है जिसमें अगर हम साबित कदम रहे और सिर्फ खुदा और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर जिहाद करते रहें तो कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। लॉन्चर सामने रख कर टारगेट को देखो। हम दोनों ने रॉकेट लॉन्चर घुटनों के बल खड़े होकर अपने अपने कंधों पर रखे और नीचे प्लेटफॉर्म को
और रेलवे लाइन को निशाने में देखा। प्लेटफॉर्म पर जो थोड़े थोड़े फासले पर 6-7 खंबे लगे थे, उनकी बत्तियां रोशन हो गई थी और टारगेट बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। अभी हमने लॉन्चरों में रॉकेट नहीं डाले थे। हम बैठ गए और लॉन्चर सामने जो पत्थर की बड़ी ढलवान सी थी उसके साथ लगा दिए। अब मुझे महसूस हुआ कि हमारा इस मास्टर स्पाई ने ट्रेन पर रॉकेट फायर करने के लिए बड़ी मौजूद जगह का इंतखाब किया था। इससे बेहतर, इससे ज्यादा वीरान और बेआबाद रेलवे स्टेशन शायद सारे भोपाल झांसी लाइन पर नहीं था। खुदा जाने अंग्रेजों ने जहां क्या सोचकर स्टेशन बना दिया था, क्योंकि आसपास कोई गांव नहीं था। हो सकता है अंग्रेजों के जमाने में जहां कोई आबादी हो, मगर अब तो वहां दूर दूर तक वीरानी छाई हुई थी और ये वीरानी हमारी बेहद मददगार साबित हो रही थी। जिस तरफ से ट्रेन ने आना था उस तरफ रेलवे लाइन पर दूर एक आउटर सिग्नल था। ये डबल सिग्नल था। चूंकि ये सिग्नल ट्रैक रेलवे स्टेशन था, इसलिए पीछे किसी स्टेशन पर पैसेंजर और माल गाड़ियों को रोककर एक्सप्रेस गाड़ियों को पहले गुजारा जाता था। जब दिल्ली की तरफ से कोई गाड़ी जहां से भोपाल और देवलाली की तरफ जाती, डबल सिग्नल की जो बत्ती सुर्ख होती वो सब्ज हो जाती। डबल सिग्नल की एक बत्ती सुर्ख थी और दूसरी बत्ती भी सफेद रोशन थी। इसका मतलब ये था कि अभी सिग्नल डाउन नहीं हुआ। हमारे पीछे पहाड़ी की चढ़ाई थी जिस पर उगी हुई जंगली झाड़ियां रात के अंधेरे में डूब गई थीं, क्योंकि सूरज पहाड़ियों के पीछे गुरूब हो चुका था। अगर ऊपर से कोई नीचे देखता तो हम उसे नजर नहीं आ सकते थे। एक तो जहां हम बैठे थे वहां अंधेरा था, दूसरे हम चट्टानों की ओट में थे। करीम ने चमकीली सुइयों वाली कलाई की घड़ी पर निगाह डालकर कहा, ट्रेन को भोपाल से चले हमारे आदमी की इत्तला के मुताबिक 1 घंटा हो गया है। उसे किसी स्टेशन पर रुकना नहीं, इसलिए अब किसी वक्त भी जहां पहुंच जाएगी। रात हो गई थी। अंधेरा हमारे चारों जानिब फैल गया था। सिवाय नीचे प्लेटफॉर्म की रोशनियों के सारे इलाके में किसी की जगह भी रोशनी नहीं थी। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। घने जंगल की तरफ से थोड़ी थोड़ी देर बाद किसी परिंदे की आवाज आ जाती। हैरानी और खुशी की बात थी कि अभी तक नीचे मडघाट स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक भी आदमी चलता फिरता नजर नहीं आ रहा था। फिर एक आदमी स्टेशन ऑफिस के बरामदे से निकलकर प्लेटफॉर्म के मगरबी सिरे की तरफ जाता नजर आया। करीम भाई और मैं उसे गौर से देख रहे थे। उसने कहा, यह सिग्नल डाउन करने जा रहा है। मुझे यकीन है कि यह मिलिट्री ट्रेन को रन थ्रू किया जा रहा है। हम बिल्कुल बेहिस्स हरकत नीचे उस आदमी को आउटर सिग्नल की तरफ जाते देख रहे थे। जहां प्लेटफॉर्म खत्म होता था और ढलान उतरती थी, वो वहां जाकर रेल की पटड़ी के करीब अंधेरे में हमारी नजरों से ओझल हो गया। करीम कहने लगा, सिग्नल की रोशनियों पर निगाह रखना। अगर सुर्ख बत्ती सब्ज हो गई तो इसका मतलब होगा कि झांसी से आने वाली कोई एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ रुके बगैर गुजरने वाली है। अगर दूसरे सिग्नल की सफेद रोशनी गायब हो गई तो इसका मतलब होगा कि भोपाल की जानिब सिग्नल की जो पहली बत्ती सुर्ख थी वो सब्ज हो गई है और कोई ट्रेन यहाँ से रन थ्रू गुजरने वाली है, और ये ट्रेन फौजी एमुनेशन वाली मालगाड़ी ही होगी। हमने अपने अपने लॉन्चरों में रॉकेट चढ़ा लिए। ये रॉकेट लॉन्चर सेफ्टी कैच वाले लॉन्चर थे। हमारी उंगलियां ट्रिगर पर थीं, मगर हमने अभी सेफ्टी कैच नहीं खोले थे। हम अंधेरे में बुत बने अपनी आंखें दूर सिग्नल की सुर्ख और सफेद बत्तियों पर जमाए हुए बैठे थे। रात की मौत जैसी खामोशी में हमें सिग्नल बदलने की हल्की सी आवाज आई। उसके साथ ही एक सिग्नल की सफेद रोशनी गायब हो गई। करीम भाई ने बेख्तियार होकर कहा, हमारी गाड़ी आ रही है, लॉन्चरों की सेफ्टी कैच खोल दो, मगर उंगली ट्रिगर के नीचे रखना। मैंने भी अपने लॉन्चर का सेफ्टी कैच खोल दिया और लॉन्चर अपने सामने रखकर उंगली ट्रिगर के नीचे रख ली। हमने कुल 6 रॉकेट ट्रेन पर फायर करने थे। एक एक रॉकेट हमारे लॉन्चर में लोड था और 2-2 रॉकेट हमारे करीब ही जमीन पर पड़े थे। सिग्नल की बत्ती सब्ज हो चुकी थी। ये रोशनी हमें नजर नहीं आ रही थी क्योंकि उसका रुख भोपाल से आने वाली ट्रेन की तरफ था। हमारी जानिब सिग्नल का जो रुख था उसकी सफेद रोशनी गायब थी। हमारी आंखें उस तरफ थीं जिधर से ट्रेन ने घने जंगलों की तारीकी में से निकल कर आना था। हम हमतंगोश भी थे क्योंकि वहां इतनी गहरी खामोशी थी कि इंजन की आवाज दूर से ही आ जानी चाहिए थी, और ऐसा ही हुआ। सिग्नल डाउन होने के कोई 15-20 मिनट बाद दूर, बहुत दूर घने जंगलों की रोशनी में रेल के इंजन की सीटी की आवाज सुनाई दी। करीम भाई ने ये आवाज सुनते ही कहा, अलर्ट, ट्रेन आ रही है। हम चौकस हो गए और लोडेड लॉन्चर हमने अपने सीने के साथ लगा लिए। हम बिल्कुल खामोश थे। हमारी निगाहें दूर जंगल के अंधेरे में उस तरफ लगी थीं जिस तरफ से इंजन की रोशनी ने नमूदार होना था। उल्टी गिनती शुरू हो रही थी। टारगेट लम्हा ब लम्हा हमारे करीब आ रहा था। अगर ये एमुनेशन वाली फौजी ट्रेन ही थी तो थोड़ी ही देर बाद मडघाट के वीरान स्टेशन पर कयामत बर्पा होने वाली थी। बारूद के धमाकों और शोलों का ऐसा ज्वालामुखी फटने वाला था कि जिसका इस सारे इलाके के दरख्तों और पहाड़ियों ने पहले कभी मुशाहिदा नहीं किया होगा। अब हमें दूर से रेल के इंजन की छक छक की आवाज सुनाई देने लगी। यह आवाज दूर से आ रही थी और बड़ी आहिस्ता आहिस्ता करीब हो रही थी। करीम बोला, गाड़ी की रफ्तार बहुत कम है। वाकई इंजन की छक छक बहुत आहिस्ता आहिस्ता हो रही थी। जहां पहाड़ी ट्रैक की चढ़ाई थी, करीम भाई आहिस्ता से बोला, गाड़ी की रफ्तार कम होना हमारे लिए बहुत बेहतर है। ट्रेन अगर यहाँ पानी लेने के लिए न रुके तब भी हमारे लिए टारगेट मार लेना आसान होगा।
ट्रेन ने रात के अंधेरे में किसी पहाड़ी का मोड़ काटा तो उसके इंजन की रोशनी झिलमिलाती हुई नजर आई। ये रोशनी और इंजन की आवाज आहिस्ता आहिस्ता करीब होने लगी। मेरे मौसम स्पाई ने कमांडो ऑफिसर की तरह आहिस्ता से हुक्म दिया, स्टाइन 2। हमने अपने अपने लॉन्चरों में लोड किए हुए रॉकेट चेक किए। सेफ्टी कैच पर हाथ रख कर देखा कि वो ओपन है। उसके बाद लॉन्चर अपने अपने बाएं कंधे पर रख लिए।